आज हम मैक्रो इंस्ट्रक्शन आर्ग्यूमेंट्स का अभ्यास करने वाले हैं, बट उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि तुम कुछ बेसिक चीजों को समझ लो और उसके बाद हम मेन टॉपिक के ऊपर जंप करेंगे। बट अगर आप डायरेक्टली मेन टॉपिक के ऊपर जंप करना चाहते हो तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं, तुम उनके सहारे ऐसा कर सकते हो। ठीक है, अब बेसिक चीजों के अंदर सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि तुम इमेजिन करो कि हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम के अंदर ये एक पीस ऑफ कोड है। अब इस पीस ऑफ कोड के अंदर ये जो ए है वो ऐड को रिप्रेजेंट करता है, मतलब बेसिकली ए का मतलब ऐड है, और ये जो पहला लाइन है उसका मतलब है ऐड कंटेंट ऑफ डेटा टू रजिस्टर 1, दूसरे लाइन का मतलब है ऐड कंटेंट ऑफ डेटा टू रजिस्टर 2 और तीसरे लाइन का मतलब है ऐड कंटेंट ऑफ डेटा टू रजिस्टर 3। ओके, एंड देन आगे प्रोग्राम कंटिन्यू हो रहा है नॉर्मली, एंड यहाँ पे फिर से यही पीस ऑफ कोड रिपीट हो रहा है। यहाँ पे भी ए जो है वो ऐड रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे भी पहले लाइन का मतलब है ऐड कंटेंट ऑफ डेटा टू रजिस्टर 1, दूसरे लाइन का मतलब है ऐड कंटेंट ऑफ डेटा टू रजिस्टर 2 और तीसरा ऐड कंटेंट ऑफ डेटा टू रजिस्टर 3। ठीक है, एंड आगे अगेन नॉर्मली प्रोग्राम रिपीट हो रहा है। अब एक ऐसा प्रोग्रामर जिसको ये नहीं पता कि मैक्रो का मतलब क्या होता है, तो वो प्रोग्रामर ऐसा सिचुएशन में क्या करेगा जहां पे एक प्रोग्राम के अंदर एक पीस ऑफ कोड बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसा प्रोग्रामर ऐसे सिचुएशन में वो जो रिपीट होने वाला पीस ऑफ कोड है वो बार बार लिखते बैठेगा, राइट। बट अगर हमारे पास एक ऐसा प्रोग्रामर है जिसको पता है कि मैक्रो का मतलब क्या होता है, तो वो ऐसे सिचुएशन में क्या करेगा जहां पे एक प्रोग्राम के अंदर एक पीस ऑफ कोड बार बार रिपीट हो रहा है, वो प्रोग्रामर ऐसे सिचुएशन में इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट होल पीस ऑफ कोड अगेन एंड अगेन, वो सबसे पहले क्या करेगा, वो सबसे पहले एक मैक्रो को डिफाइन करेगा। उस मैक्रो के अंदर वो जो रिपीट होने वाला पीस ऑफ कोड है वो लिखेगा एक प्रॉपर तरीके से। वो प्रॉपर तरीका क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। एंड मैक्रो को डिफाइन करने के बाद जहां जहां पे उस पूरे के पूरे प्रोग्राम में वो पीस ऑफ कोड रिपीट हो रहा है, वहां पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट होल पीस ऑफ कोड, वो बस उस मैक्रो का नाम लिखेगा, विच इज इन दिस सिचुएशन जैज। ओके, यहाँ पे रिपीट हो रहा था वो पीस ऑफ कोड, तो यहाँ पे उसने वो पीस ऑफ कोड नहीं लिखा, उसके जगह पे जैज लिख दिया। यहाँ पे वो पीस ऑफ कोड रिपीट हो रहा था, तो यहाँ पे उसने वो पीस ऑफ कोड नहीं लिखा, उसके जगह पे जैज लिख दिया, which was the macro name. Okay, and writing this name is as good as writing that whole piece of code. This is the power of macro. क्योंकि हमने पहले डिफाइन करके रखा था एक मैक्रो के सहारे कि अगर हमने जैज लिखा तो इसका मतलब हमने वो पीस ऑफ कोड लिख दिया। ओके, दिस इज द पावर ऑफ मैक्रो। मैक्रो ये होता है। अब हम ये समझेंगे कि अगर हमें एक मैक्रो को डिफाइन करना है तो उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या है। उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हमें मैक्रो लिखना पड़ता है कैपिटल लेटर्स के अंदर, उसको हम मैक्रो डेफिनेशन कहता है। उसके बाद मैक्रो का नेम लिखना पड़ता है। मैक्रो का नेम कुछ भी हो सकता है, वो मेरा नाम हो सकता है, तुम्हारा नाम हो सकता है, पेन, पेपर, चेयर, कैमरा, माइक्रोफोन, बोर्ड, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस केस में मैंने जैज लिख दिया है मैक्रो का नेम, राइट। उसके बाद मैक्रो का बॉडी आता है जिसके अंदर जो पीस ऑफ कोड बार बार रिपीट हो रहा है वो पीस ऑफ कोड हम उसके अंदर लिखते हैं। एंड उसके बाद एमेंड का मतलब अभी हमारा मैक्रो को डिफाइन करके हो चुका है। ओके, ये मैक्रो का स्ट्रक्चर होता है। अब हमें यहां तक नहीं पता था कि मैक्रो का मतलब क्या था, हम एक नूब प्रोग्रामर थे, तो ऐसे सिचुएशन में हमने क्या किया, जो पीस ऑफ कोड बार बार रिपीट हो रहा था वो हम बार बार लिखते बैठे थे, राइट। बट अब हमें पता है कि मैक्रो का मतलब क्या होता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस प्रोग्राम को कैसे लिखेंगे, अब हम इस प्रोग्राम को ऐसे लिखेंगे। देखो, सबसे पहले मैक्रो लिख दिया, मैक्रो को डिफाइन कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले मैक्रो लिखा, मैक्रो का नेम विच इज इन दिस सिचुएशन मैंने जैज लिखा है, एंड उसके बाद जो पीस ऑफ कोड बार बार रिपीट हो रहा है वो पीस ऑफ कोड मैंने यहाँ पे लिख दिया। एंड उसके बाद एमेंड मतलब मैक्रो को डिफाइन करना हो चुका है, इसको हम कहते हैं मैक्रो डेफिनेशन। उसके बाद पूरे के पूरे प्रोग्राम के अंदर जहां जहां पे पीस ऑफ कोड रिपीट हो रहा है वहां पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट होल पीस ऑफ कोड हमने बस मैक्रो का नाम लिखा है, विच इज जैज। यहाँ पे रिपीट हो रहा था, एक बार रिपीट हुआ पहली बार तो जैज लिख दिया, उसके बाद अगेन दूसरी बार रिपीट हो रहा था तो अगेन दूसरी बार हमने जैज लिख दिया। और इस चीज को कहा जाता है मैक्रो कॉल। मैक्रो कॉल का मतलब हम उस मैक्रो को बुला रहे हैं, और जब मैक्रो कॉल होता है तब ये जो मैक्रो का नाम है दैट गेट्स रिप्लेस्ड विद द ओरिजिनल कोड, जो पीस ऑफ कोड बार बार रिपीट हो रहा है, और इस चीज को कहते हैं मैक्रो एक्सपेंशन। ओके, मैक्रो एक्सपेंशन मतलब
जो मैक्रो का नेम है दैट गेट्स रिप्लेस्ड विद द ओरिजिनल कोड। तो मैक्रो डेफिनेशन, मैक्रो कॉल एंड मैक्रो एक्सपेंशन ये होता है। दीज आर द 3 मेजर कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो। अब हम ये समझते हैं कि मैक्रो इंस्ट्रक्शन आर्ग्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है। अब ध्यान से समझना मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं, ठीक है। देखो, हमारे पास पहले ये प्रोग्राम था, राइट, जिसके अंदर ये पीस ऑफ कोड बार बार रिपीट हो रहा था। अब हमें पता है कि मैक्रो का मतलब क्या है, तो मैक्रो का इस्तेमाल करके हमने इस प्रोग्राम को यहाँ पे फिर से लिखा, विच वॉज मोर बेटर, क्योंकि देन अब हमें वो जो बार बार रिपीट होने वाला पीस ऑफ कोड है उसको बार बार नहीं लिखना पड़ रहा है, उसके जगह पे बस एक 1 वर्ड लिखना पड़ रहा है, राइट। तो दिस इज मोर बेटर देन दैट, क्योंकि हमें अब मैक्रो क्या होता है ये पता चल गया। अब अगर सपोज तुम्हारे सामने ये प्रोग्राम आता है, तो क्या तुम इस प्रोग्राम को इस कॉन्सेप्ट के साथ लिख सकते हो एक बेटर तरीके से, जैसे हमने यहां पे किया था? एंड द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि अगर तुमने इस प्रोग्राम को कंपेयर किया इस प्रोग्राम के साथ, तो दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? यहां पे जहां पे भी ये पीस ऑफ कोड रिपीट हो रहा है, वहां पे हर जगह पे डेटा के अंदर का कंटेंट वहां पे ऐड हो रहा था, बट अगर तुमने इस प्रोग्राम को देखा तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ पे ये पीस ऑफ कोड रिपीट हो रहा है, राइट, और जब जब वो रिपीट हो रहा है तब तब एक छोटे से डिफरेंस के साथ रिपीट हो रहा है। और वो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अगर तुमने इस पीस ऑफ कोड को देखा तो यहाँ पे डेटा 1 के अंदर का कंटेंट यहाँ पे ऐड हो रहा है, और अगर तुमने इस पीस ऑफ कोड को देखा तो यहाँ पे डेटा 2 के अंदर का कंटेंट यहाँ पे ऐड हो रहा है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ तुम यहाँ पे इस प्रोग्राम को नहीं लिख सकते, और उसके पीछे का रीजन ये है कि अगर तुमने लिख भी दिया तो तुम ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, यहाँ पे डेटा वन लिखोगे। अगर तुमने ऐसा किया तो यहाँ पे हर जगह पे डेटा वन आएगा, राइट। बट हमें ऐसा नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें डेटा 1 चाहिए इन 3 जगहों पे, और इन 3 जगहों पे हमें डेटा 2 चाहिए। तो ऐसा तुम कैसे करोगे? ऐसे सिचुएशन में हमें आर्ग्यूमेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। अब ये तुम कैसे करोगे, कैसे तुम उनका इस्तेमाल करोगे? देखो, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि तुम देखो और सुनो मैं क्या कह रहा हूं, उसके बाद तुम अपना दिमाग चलाओ, ठीक है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि देन तुम्हें खुद ब खुद ही समझ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं आगे जाके थोड़ा सा, ठीक है। देखो, अब हमारे पास ये प्रोग्राम है, राइट। इस पूरे के पूरे प्रोग्राम के अंदर ये पीस ऑफ कोड रिपीट हो रहा है, बस एक छोटे से डिफरेंस के साथ। ओके, डिफरेंस क्या है वो मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम क्या करोगे? सबसे पहले मैक्रो लिखोगे, नॉर्मल, राइट। उसके बाद मैक्रो का नाम विच इज इस केस में भी जैज। उसके बाद यहां पे तुम क्या करोगे? ये क्या है? हमने यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट पास किया है, और क्या देख के हमने ये आर्ग्यूमेंट पास किया है? देखो, यहाँ पे एक चीज है और यही चीज यहाँ पे रिपीट हो रही है, बस एक छोटे से चेंज के साथ, ठीक है। तो एक ही चीज बाद में रिपीट हो रही है, बस एक छोटे के चेंज के साथ। तो इसीलिए यहाँ पे हमने %arg लिखा है, मतलब %आर्ग्यूमेंट लिखा है। आई मीन बेसिकली आर्ग्यूमेंट पास किया है। आर्ग्यूमेंट कैसे पास करते हैं? %, लिखो सबसे पहले, और उसके बाद तुम कोई भी नाम लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने arg लिखा, तुम MEND लिख सकते हो, LEND लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट ऐसे पास करता है, और इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, इसका आगे जाके क्या होता है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी बस देखो मैं क्या तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमने आर्ग्यूमेंट पास किया क्योंकि बस एक ही चीज रिपीट हो रही थी, बस एक छोटे से ट्विस्ट के साथ हमेशा। ओके, तो यहाँ पे इसलिए हमने एक ही आर्ग्यूमेंट पास किया। अब यहाँ पे हमने ऐड रजिस्टर 1, ऐड रजिस्टर 2, ऐड रजिस्टर 3 लिखा, और क्योंकि ये डेटा वन चेंज हो रहा था बाद में, जब ये पीस ऑफ कोड रिपीट हो रहा था, तो डेटा टू, इसीलिए हर जगह पे हमने इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट डेटा वन और डेटा टू, हमने बस %arg लिखा। मतलब बेसिकली वही आर्ग्यूमेंट जो हमने यहाँ पे पास किया था। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, अब थोड़ा सा बाद में आते हैं उसके ऊपर। उसके बाद हमने एमेंड कर दिया, मतलब मैक्रो डेफिनेशन हमारा खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आगे ये पीस ऑफ कोड यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस पीस ऑफ कोड हमने सबसे पहले मैक्रो कॉल किया विच इज जैज, और उसके बाद हमने डेटा 1 लिखा। ओके, अब यहाँ पे जैज, ठीक है, मैक्रो कॉल हो गया, बट %arg की जगह पे हमने डेटा 1 लिखा। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि इसके अंदर जहां जहां पे %arg है, वहां पे डेटा 1 लिख दिया जाएगा।
ओके अब इससे क्या होगा, क्योंकि हमने and%arg के जगह पे data1 लिखा है, इसीलिए एक्सपैंडेड सोर्स कोड के अंदर जब ये मैक्रो कॉल एक्सपैंड होगा तब एक्सपैंडेड सोर्स कोड के अंदर, क्योंकि हमने and%arg के जगह पे data1 लिखा है, इसीलिए जहां जहां पे and%arg है वहां पे इट वुड बी गेटिंग रिप्लेस्ड विथ data1। और अगर अब तुम देखोगे तो A1 इसके जगह पे इट वुड बी data1, A2 इसके जगह पे इट वुड बी data1, A3 इसके जगह पे इट वुड बी data1। और अगर तुम इसको और इसको कंपेयर करोगे तो दोनों सेम ही है, राइट? तो ये है। अब अगेन ये कोड यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, जैज मैक्रो कॉल, ठीक है, अब यहाँ पे and%arg के जगह पे हम data2 लिखेंगे, ठीक है। अब क्योंकि हमने यहाँ पे and%arg के जगह पे data2 लिखा है, इसीलिए जब एक्सपेंडेड सोर्स कोड में ये मैक्रो कॉल एक्सपैंड होगा तब and%arg के जगह पे हमेशा data2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने and%arg के जगह पे data2 लिखा है। अब अगर तुम देखोगे तो A1 it would be like and%arg would be replaced with data2, then उसके बाद A2 this would be replaced by data2, A3 this would be replaced by data2 again, okay? तो अब अगर तुम इसको और इसको कंपेयर करोगे तो दोनों सेम ही है, राइट? एंड इस तरीके से ये कोड हमने यहाँ पे मैक्रो का मतलब क्या होता है या मैक्रो इंस्ट्रक्शन आर्ग्यूमेंट्स इसका मतलब क्या होता है ये जान के लिखा एक बेटर तरीके से। मैक्रो इंस्ट्रक्शन आर्ग्यूमेंट्स का मतलब ये होता है, आर्ग्यूमेंट्स हम पास करते हैं। अब सेकंड एग्जांपल के ऊपर जंप करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट, मैं चाहता हूँ कि तुम इस वीडियो को एक लाइक कर दो, क्योंकि इतनी सारी चीजें लिखने में बहुत ज्यादा मेहनत और टाइम जाता है। अब सेकंड एग्जांपल एक अलग ही लेवल का ट्विस्ट है, क्योंकि पहले वाले एग्जांपल में क्या हुआ था, पहले वाले एग्जांपल के अंदर बस एक चीज रिपीट हुई थी एक छोटे से ट्विस्ट के साथ। पहले data1 था, उसके बाद वो data2 हो गया, ठीक है। बट इसके अंदर चार चीजें रिपीट हो रही है एक ट्विस्ट के साथ। देखो सबसे पहले ये हमारा प्रोग्राम है जिसके अंदर ये पीस ऑफ कोड रिपीट हो रहा है। अब इसके अंदर सबसे पहले तो ये लूप 1 जो लेबल है, इसको लेबल कहा जाता है, ये लूप 1 रिपीट हो रहा है। बस पहले लूप 1 था, अब लूप 2 हो गया, ये ट्विस्ट है। देन यहाँ पे data1 है जो बाद में data3 हो गया। देन यहाँ पे data2 है जो बाद में data2 ही है, क्योंकि ये बीच में है तो अच्छी बात है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसको हम किसी आर्ग्यूमेंट के अंदर ही घुसा सकते हैं, नहीं, इसके लिए हमें एक सेपरेट आर्ग्यूमेंट ही बनाना पड़ेगा, ओके। तो इसको एज अ अलग चीज हम ट्रीट कर सकते हैं, आई मीन करनी चाहिए, क्योंकि ये अलग ही चीज है, क्योंकि उसके लिए हमें एक अलग आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पे data3 है जो बाद में data1 में कन्वर्ट हो गया। तो बेसिकली ये तीन चीजें रिपीट हो रही है एक ट्विस्ट के साथ, तो मतलब ये तीन चीजें होगी और ये चौथी चीज होगी, मतलब चार चीजें रिपीट हो रही है एक ट्विस्ट के साथ। तो अभी इसको कैसे तुम हैंडल करोगे, देखो यहाँ पे मैंने इसको हैंडल करने का प्रोग्राम लिखा है जैसे हमने पहले किया था। तो इस सिचुएशन में क्या करोगे वो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो अभी सबसे पहले मैंने मैक्रो लिखा अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, देन उसके बाद मैक्रो नेम विच इज जैज, इन दिस केस अगेन जैज के पहले मैंने एक आर्ग्यूमेंट पास किया है फॉर दिस लेबल, एंड जैज के बाद मैंने 3 आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 चीजें जो रिपीट हो रही है ट्विस्ट के साथ, ठीक है। and%argument1, and%argument2 and and%argument3। आर्ग्यूमेंट कैसे पास करते हैं ये मैंने तुम लोग को पहले बोला था। सबसे पहले ampersand लिखो और उसके बाद नाम तुम कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने लेबल है तो LAB लिखा ताकि तुम लोग को याद रहे, और वहां पे ARG1 ARG2 ARG3, ठीक है। एंड उसके बाद मैक्रो बॉडी के ऊपर आते हैं, ये मैक्रो नेम और ये मैक्रो बॉडी अकॉर्डिंग टू द इस स्ट्रक्चर जा रहे हैं, ठीक है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर ही। तो अभी मैक्रो बॉडी के अंदर इस चीज को हमें यहाँ पे रेप्लिकेट करना है, राइट। तो सबसे पहले %LAB क्योंकि लेबल है, ओके। उसके बाद अगर हमने इस लाइन को कंसिडर किया तो A1 सिंपल है, एंड उसके बाद %ARG1 इसके जगह पे हमने ये लिखा क्योंकि ये रिपीट हो रहा है विद ट्विस्ट, ठीक है। देन A2 इसके जगह पे हमने %ARG2 लिखा क्योंकि अगेन ये भी रिपीट हो रहा है विद ट्विस्ट, मतलब इसमें ट्विस्ट नहीं है, बट अगेन उसके लिए हमें एक अलग आर्ग्यूमेंट लेना पड़ने वाला है, ये मैंने पहले ही बोला था। तो उसके लिए हमने %ARG2 लिया है, क्योंकि उसको हम किसी दूसरे आर्ग्यूमेंट के अंदर घुसा नहीं सकते, जैसे कि हमने पहले वाले एकदम एग्जाम्पल में किया था, राइट। एंड देन फिर उसके बाद A3, एंड इसके लिए अलग से मैंने एक आर्ग्यूमेंट पास किया विच इज %ARG3 फॉर दिस data3, क्योंकि ये भी रिपीट हो रहा है विद अ ट्विस्ट, राइट। एंड उसके बाद एमएंड। अब देखो इसका कैसे होगा, अब ध्यान से देखो कि आगे क्या होगा। नॉर्मली प्रोग्राम आगे बढ़ेगा और अभी इस
पीस की बारी है। अब मैं ऐसा क्या लिखूंगा जिसकी वजह से ये पीस मुझे उधर एक्सपांडेड सोर्स कोड में मिलेगा। सबसे पहले मैंने मैक्रो कॉल किया, राइट। मैक्रो कॉल के पीछे मतलब ये मैंने कॉल किया ना यहाँ पे, तो हर आर्ग्यूमेंट की जगह पे मुझे कुछ ना कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा जिसकी वजह से मैं इस चीज को उधर एक्सपेंडेड सोर्स कोड के अंदर ला सकूंगा। तो अभी सबसे पहले जैज ओके, उसके पहले %LAB है तो उसके जगह पे मैंने लूप 1 लिखा। अब क्योंकि %LAB के जगह पे मैंने लूप 1 लिखा है, इसीलिए जहां जहां पे इसके अंदर %LAB है दैट वुड बी गेटिंग रिप्लेस्ड बाय लूप 1। तो यहाँ पे %LAB है so it would be getting replaced with loop 1, राइट। देन उसके बाद arg1 के जगह पे डेटा 1 लिखा है, तो इसका मतलब इसके अंदर जहां जहां पे arg1 है दैट वुड बी गेटिंग रिप्लेस्ड विद डेटा 1, राइट। तो यहाँ पे %arg1 है तो इट वुड बी गेटिंग रिप्लेस्ड विद डेटा 1। देन %arg2 के जगह पे मैंने डेटा 2 लिखा है, तो जहां जहां पे यहाँ पे %arg2 है दैट वुड बी गेटिंग रिप्लेस्ड विद डेटा 2। तो यहाँ पे %arg2 है दैट गॉट रिप्लेस्ड विद डेटा 2। देन %arg3 के जगह पे मैंने डेटा 3 लिखा है, तो जहां जहां पे यहाँ पे %arg3 है दैट वुड बी गेटिंग रिप्लेस्ड विद डेटा 3। तो दिस गॉट रिप्लेस्ड विद डेटा 3। और अब अगर तुम इसको और इसको कंपेयर करोगे तो दोनों सेम ही है। और अब आगे बढ़ते हैं। देन नॉर्मली प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। देन फिर सेकंड पीस ऑफ कोड की बारी आती है। अब मैं ऐसा क्या लिखूं यहाँ पे, सबसे पहले मैक्रो कॉल नॉर्मल, उसके बाद पहले फॉर दिस इसके जगह पे मैं लूप 2 लिखूंगा। अब क्योंकि मैंने %LAB की जगह पे लूप 2 लिखा है, इसलिए जहां जहां पे यहाँ पे %LAB है उसके जगह पे लूप 2 आ जाएगा, तो इसके जगह पे लूप 2 आ गया। देन जैज ओके ठीक है। देन यहाँ पे %arg1 की जगह पे डेटा 3 लिखा है, तो जहां जहां पे %arg1 है उसकी जगह पे डेटा 3 आ जाएगा। जहां पे %arg1 है तो उसकी जगह पे डेटा 3 आ गया। देन %arg2 के जगह पे मैंने डेटा 2 लिखा है, तो जहां जहां पे %arg2 होगा वहां पे डेटा 2 आ गया आ जाएगा। तो यहाँ पे डेटा 2 आ गया, राइट। एंड यहाँ पे %arg3 के जगह पे डेटा 1 है, तो जहां जहां पे %arg3 है वहां पे डेटा 1 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे डेटा 1 आ गया। एंड अगर तुम इसको और इसको देखोगे तो दोनों सेम ही है, और इस तरीके से इस चीज को किया जाता है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि वीडियो कैसा लगा। ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस बाकी के मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।